हॉब्स का मानव स्वभाव संबंधी विचार। कॉन्सेप्ट अबाउट ह्यूमन नेचर। हॉब्स अपना वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो वैज्ञानिक अध्ययन में सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में अध्ययन करता है, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था और राज्य का निर्माण कैसे हुआ। तो हॉब्स अपने राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से स्टार्ट करता है कि राज्य का बना कैसे। सबसे पहले वो मानव स्वभाव के बारे में विचार करता है, प्राकृतिक अवस्था का। और उसने अपने सभी स्वभाव विचार इस मानव स्वभाव पर आधारित है जो बनाए थे। और हॉब्स मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी मानता है, अर्थात जो एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करता है, असामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य को प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि मनुष्य को जो वस्तुएं होती है या तो वो आकर्षित करती है या विकर्षित करती है। आकर्षण को इच्छा की भूख कह सकते हैं और इसी प्रकार विकर्षण को घृणा कह सकते हैं। परंतु एक बात और है, इच्छा और अनिच्छा। परंतु वो कहता है कि प्रत्येक इच्छा में मनुष्य का स्वार्थ निहित है। जिसे वो पसंद करेगा उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। तो जिन वस्तुओं को वो पसंद करता है उन्हें वो अच्छी कहता है और नापसंद करने वाले को बुरी कहता है। तो इस प्रकार एक बात है कि अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मनुष्य की इच्छा या भावनाओं में होती है। कि मनुष्य जिसे पसंद करेगा उसे अच्छी कहेगा, नापसंद करेगा उसके बुरी कहेगा। तो मनुष्य की भावनाओं में अच्छाई या बुराई किसी वस्तु की निहित होती है। और मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप इसी स्वार्थ भावना से प्रेरित और संचालित होते हैं। और मनुष्य जो सामाजिक लोगों के साथ व्यवहार करता है, लौकिक व्यवहार करता है, उसके साथ ये प्रयत्न करता है कि उसकी संपत्ति आदि सुरक्षित बना रहे, उसका जीवन सुरक्षित बना रहे और उसकी इच्छाएं हमेशा पूरी होती रहे। उस प्रकार ही वो व्यवहार करता है दूसरों के स्वार्थ, जिससे कि उसकी ये सब चीज़ें की पूर्ति होती रहे। वो कहता है कि मनुष्य युगों युगों से एक भूखा प्राणी था, अतृप्त था, जो अपनी अभिलाषाओं को तुष्टि करने में लगा रहता है कंटिन्यू। युगों की भूख है जिसको वो भी पूरा करने में लगा हुआ है। और अवसर पाते हुए दूसरे पर टूट पड़ता है। अवसर पाते ही मतलब अगर कोई कमज़ोर उसको मिल गया तो उसको मारने, हिचकाने, उसकी संपत्ति छीनने में वो हिचकता नहीं है। और अपने आप को जीवित रखने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो दूसरों को मारने से नहीं डरता है। होब्स ने कहा है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को शारीरिक शक्तियों, मानसिक शक्तियों, बुद्धि इत्यादि में एक जैसा बनाया है। तो जिस लाभ विशेष की कामना एक व्यक्ति करता है उसकी दूसरा भी करेगा। तो वो कहता है शारीरिक शक्ति में एक मनुष्य दूसरे से शक्तिशाली हो सकता है, परंतु अगर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली होगा दूसरों से, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, गुट बनाकर छल से उसे मार सकते हैं। अगर एक शक्तिशाली है तो उसको मारने के लिए क्या करेंगे, दूसरे कमजोर लोग गुट बना लेंगे। तो होब्स यही कहना चाहता है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दो अभिलाषी व्यक्ति परस्पर शत्रु बनकर एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते, अविश्वासी होते हैं। तो होब्स कहता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों में योग्यता तो एक जैसी होती है, बराबर होती है। और किसी में शारीरिक बल की कमी होती है, उसकी पूर्ति वो बौद्धिक योग्यता से कर लेता है, और बौद्धिक योग्यता की कमी शारीरिक बल से कर लेता है। और सामर्थ्य की इसी कमी के कारण, समानता के कारण लक्ष्य प्राप्ति की आशा में समानता का उदय होता है। यहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होगी। अगर किसी में शारीरिक शक्ति नहीं है तो वो बौद्धिक शक्ति के थ्रू होगा, बौद्धिक नहीं तो वो शारीरिक के करने का पड़ेगा। तो सब में एक जैसी समानता होती प्रकृति में। हॉब्स ऐसा कहता है। तो वो हॉब्स कहता है
कि जब बराबरी में मनुष्य में संघर्ष होता है तो वो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब बराबरी हो जाती है एक दूसरे की शक्तियाँ, तो वो एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, नष्ट नहीं करके उसको मान्यता देता है, हाँ भाई तू रख, तेरा जैसा है मैं मेरा जैसा रखता हूँ। तो इस प्रकार बराबरी की स्थिति में वो एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, अपने जीवन को सबसे ज़्यादा वो प्यार करते हैं। हॉब्स ने सबसे पहले ही बोला था कि जीवन है तो सब कुछ है। भय, जीवन का भय बहुत बड़ा भय है। तो इस प्रकार ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है और इस संघर्ष में दोनों प्रतिद्वंदी डर कर मौत के साए से छटपटाते रहते हैं, अर्थात उनको मृत्यु नहीं चाहिए होती, बस डरे रहते हैं कि हमारे जीवन कैसे न कैसे बचे, इसी के लिए छटपटाते रहते हैं। मानव स्वभाव ऐसा है। वो कहता है इस जो निरंतर संघर्ष रहता है, इसके 3 प्रमुख कारण उसने बताए। निरंतर संघर्ष किया मानव के बीच झगड़े के 3 प्रमुख कारण है। पहला है कि प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं। दूसरा है एक दूसरे पर अविश्वास, और अविश्वास के अभाव के कारण वो रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। और तीसरा है वैभव, और वैभव प्राप्ति के कारण वे अपना प्रसिद्धि के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं। इस प्रकार तीनों कारणों की वजह से संघर्ष निरंतर चलता रहता है मनुष्य के बीच में, परंतु उनको कंट्रोल करने वाली किसी शक्ति के अभाव में मनुष्य निरंतर संघर्ष में उलझा रहता है। कंट्रोल करने वाला कोई संस्था नहीं है, राज्य। यहीं पर उसका अगला विचार आएगा, राज्य कैसे बना, तो कह रहा है उनको कंट्रोल करने वाली कोई एक परम सत्ता नहीं है, प्रभु सत्ता नहीं है। तो इस अभाव में मनुष्य निरंतर संघर्ष चलते रहते हैं और मनुष्य पूर्णतः अहम केंद्रित होकर और जीवन की यथार्थ वास्तविकता के सभी आवेगों को जन्म देती है। तो होब्स कहता है, होब्स की धारणा कि मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी और मानव स्वभाव अहम भाव पर आधारित होते हैं। सभी जो मानव के स्वभाव होते हैं वो अहम भाव पर आधारित होते हैं। अंत में होब्स क्या कहता है, मानव स्वभाव की इन भावनाओं के वर्णन करते हुए अंत में होब्स कहता है उन्हें 2 भौतिक और प्रारंभिक भावनाओं, इच्छा और अनिच्छाओं तक सीमित कर देता है मनुष्य के स्वभाव को। वैभव, ईर्ष्या, द्वेष, दया, नम्रता इत्यादि सभी भावनाओं को वो इन्हीं 2 इच्छा अनिच्छा पर केंद्रित कर देता है। और इस की विशेषता यह है कि इसमें समस्त भावनाओं का केंद्र स्वयं मनुष्य के अहम और स्वार्थपरता ही होती है। तो यहीं पर जो होब्स कहता है कि मनुष्य क्या है कि पूर्णतः स्वार्थी है और समस्त मानव व्यवहार को अहम पर आधारित करने के प्रयास ने होब्स की प्रणाली एक वैज्ञानिक रूप की तरफ जाती है। इसको डेरिवेशन मेथड बोलते हैं उसका, जिसमें पहली पद्धति है डिडक्शन, निगमात्मक पद्धति, और दूसरी है होब्स का सिद्धांत सुखवाद से भिन्न है। तो इस प्रकार होब्स जो मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करता है कि मनुष्य स्वार्थी है, परस्पर झगड़ने वाला है, एक दूसरे पर अविश्वास करने वाला है, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का भूखा है, तो ये मानव का स्वभाव रहता है और इसी वजह से परस्पर उनमें संघर्ष रहता है। और ये संघर्ष की अवस्था हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे, प्राकृतिक अवस्था होती है, इसका भी हम वर्णन करेंगे, मनुष्य का जीवन कैसा था। अगर आपने ये टॉपिक समझा है तो आपको आगे वाला टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगी, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और राज्य के निर्माण की क्यों जरूरत पड़ी समझौते की। परंतु इसका अगर हम थोड़ी आलोचना करें तो होब्स ने अपने इस सिद्धांत में मनुष्य के सिर्फ राक्षसी लक्षणों का ही पहलू स्पष्ट किया है। उसने मनुष्य के दैवीय लक्षणों की अवहेलना की है कि मनुष्य में कभी न कभी तो कुछ तो प्रेम प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु होब्स ने उनको कोई स्थान नहीं दिया। सहयोग का, मानव जीवन में सहयोग को कोई स्थान नहीं दिया। शांति प्रीति भी होता है मनुष्य। तो इस प्रकार होब्स ने थोड़ा अतिरंजित मानव दोषों को करके उनका मानव स्वभाव का चित्रण अंकित किया है, जो कि गलत है। परंतु होब्स ने अपने जैसे युग में देखा तो अपने युग
परिस्थितियों के अनुसार उसने अपना सिद्धांत दिया, तो उस टाइम का ये सिद्धांत सही था, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि उस टाइम इंग्लैंड में गृह युद्ध था, धर्म युद्ध चल रहे थे इसमें यूरोप में, तो इस आधार पर, और हॉब्स का जन्म भी डर की वजह से समय से पूर्व प्री मैच्योर हो गया था, तो इन सब से प्रभावित होकर हॉब्स ने अपना मानव स्वभाव के बारे में विश्लेषण किया और एक परम शक्तिशाली राज्य बनाने के विचार को एक लोकतांत्रिक आधार देने के प्रयास में अपना यह सिद्धांत विकसित किया, मानव स्वभाव। तो आज की क्लास में हम मानव स्वभाव का डिस्कस किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम प्राकृतिक अवस्था, और उसके बाद हम प्राकृतिक अवस्था के बाद राज्य के निर्माण की क्यों जरूरत पड़ी, सामाजिक समझौते या राज्य निर्माण का सिद्धांत, ये अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।